नमस्कार, लखनऊ से इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और आप टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं। हम इस विधानसभा जो साक्षी बनने वाली है योगी आदित्यनाथ के दूसरे टर्म की, यहाँ पर उनकी दूसरी बार जब वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर की, बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं। और मेरे पीछे यहाँ पर मैं अगर अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा वो आपको दिखाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। यहाँ पर विधायक दल की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। और इस अहम बैठक के बाद एक औपचारिकता समझिए कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक औपचारिक मोहर भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए विधायक हैं वो अपने दल के नेता के तौर पर लगा देंगे और फिर कल उनकी शपथ होगी। अमित शाह देश के गृह मंत्री और उनके साथ साथ रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये जो आप पूरा रास्ता काफिला जो इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको ब्रेकिंग न्यूज और पहली तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये काफिला जो है वो अमित शाह को लेकर यहाँ पर पहुंच रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे थे उनका स्वागत करने के लिए। स्वतंत्र देव सिंह वहां पर थे उनका स्वागत करने के लिए। लगातार जो ये गाड़ियों का आप सिलसिला देख रहे हैं, ये मुड़ के सीधे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जो हैं वो अपना जो काफिला है वो इस वक्त अंदर जा रहा है। ये विधानसभा का दूसरा, ये जो इनका बीजेपी का ऑफिस है उसका दूसरा गेट है जहां पर ये लगातार जो गाड़ियों का आप काफिला देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, साथ में पर्यवेक्षक हैं, उनको लेकर यहां पर पहुंचा है। और थोड़ी ही देर में 4 बजे का समय दिया गया था, तो थोड़ी ही देर में औपचारिक तौर पर जो मीटिंग है विधानसभा में यहां पर जो विधायक दल है बीजेपी का, उसकी शुरू हो जाएगी। तो आपको इस वक्त यहां से बिल्कुल लेटेस्ट जो खबरें हैं वो टाइम्स ऑफ भारत पर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भावी मुख्यमंत्री दूसरी बार जो बनने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट योगी आदित्यनाथ अंदर यहां पर पहुंचते हुए, और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि अमित शाह और उनके साथ साथ रघुवर दास भी हैं। तो कई दिग्गज जो दोनों यहाँ के पर्यवेक्षक हैं वो सब यहाँ पर अभी पहुंच गए हैं। पूरी तरीके से भाजपा के समर्थक जो हैं वो भी यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए। और मैं एक बार जरा थोड़ा सा घुमा के भी दिखाना चाहता हूँ विधानसभा और जो पूरा ये जो इलाका है इसको कैसे पोस्टर से पाट दिया गया है। आपको अमित शाह के पोस्टर दिखेंगे, जेपी नड्डा के पोस्टर दिखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ में को इंचार्ज थे उत्तर प्रदेश के, अमित शाह के आपको पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे। वो सब नेताओं के पोस्टर से पूरा ये जो बीजेपी का ऑफिस और विधानसभा का जो इलाका है उसको पाट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत करके, और साथ ही साथ देखिए इस जीत से एक बड़ा मैसेज भी 2024 के लिए देना चाहती है। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत अंदर हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की मीटिंग होने वाली है। हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी आदर्श भी जुड़ेंगे, अनुज हमारे साथ हैं। रविकांत, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कितनी देर में औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा यहाँ पे कार्यक्रम, क्योंकि महज एक औपचारिकता है लेकिन विधान यही है कि आज चुनने के बाद ही कल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले पाएंगे। बिल्कुल अंकित, 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा। इस वक्त हम लोक भवन के अंदर हैं, यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ सिक्योरिटी ने मीडिया पर्सन को एक साइड में जाने के लिए कहा है, यानी किसी भी वक्त यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। और आपको बता दें कि जितने भी विधायक हैं वो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं विधायक दल की बैठक के लिए। जैसे ही केंद्र की तरफ से नियुक्त किए गए दोनों ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठते हैं, पहुँचते हैं, आधिकारिक रूप से ये बैठक प्रारंभ हो जाएगी और इस बैठक में विधायक दल का जो नेता है उसको चुन लिया जाएगा। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो विधायक दल का नेता, जो प्रमाण पत्र है, जो विधायकों के हस्ताक्षर हैं, उस लेटर के साथ योगी आदित्यनाथ लगभग 5 बजे राजभवन पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो विधायक दल के द्वारा चुने गए नेता का जो प्रमाण पत्र है वो आनंदीबेन पटेल को सौंपेंगे। और उसके बाद एक तरीके से आधिकारिक तौर पर सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ मान ली जाएगी। और कल 25 तारीख को इकाना स्टेडियम में भव्य समारोह होने वाला है। बीजेपी रूल्ड स्टेट के जितने मुख्यमंत्री हैं सबको इनवाइट किया गया है। बिल्कुल। और अंकित, आपने देखा कि एक बड़ा समारोह किया जाएगा 2022 का, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था। सेमीफाइनल को जीतने के बाद अब 2024 के लिए एक बड़ा मैसेज इस समारोह से जरूर दिया जाएगा। अनुज और आदर्श भी हमारे साथ इस वक्त, अनुज और मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, मैं आपके पास एक बार आना चाहता हूं ये समझने के लिए कि एक तरफ ये जो औपचारिकता है ये कुछ देर में पूरी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा जो उत्सुकता है, सवाल है, विधायकों के मन में भी होगा
कि कितने डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और किस किस को मौका मिलने वाला है कैबिनेट में? देखिए, सब में क्यूरियोसिटी है, सबकी बेचैनी और सब महत्वाकांक्षी भी हैं। संतुलित तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे जिले को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारा जिला विकास से अछूता रहा है, मैं सीनियर एमएलए हूँ, मैं नया एमएलए हूँ। सरकार में ही जो हिस्सेदारी होती है वो यंगस्टर को खूब तवज्जो दी जाती है ताकि लंबे समय तक वो नुमाइंदगी कर सकें, सरकार में हिस्सेदार बनकर जनता का विकास कर सकें। तो अपने अपने तरीके से बात कहने की कोशिश हो रही है। और इस बीच देखिए, सतीश महाना, सुरेश खन्ना जो कि सीनियर एमएलए हैं वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अमित शाह उनके साथ होंगे, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ होंगे, राधा मोहन सिंह उनके साथ होंगे और दोनों डिप्टी सीएम जो कि कार्यवाहक डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह, वो भी साथ साथ लोक भवन पहुंचेंगे। अलर्ट हो गया है, पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है। एक तरफ जो बीजेपी के लोग हैं, विधायक कमोबेश सारे पहुंच गए हैं। जो अंदर हॉल है वहां पर लोगों को बिठाया जाएगा और इस बार खास तौर पर जो सहयोगी दल हैं, अपना दल हो और निषाद पार्टी हो, उनको भी बुलाया गया था। संजय निषाद और आशीष पटेल अपने अपने विधायकों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। पूरी संभावना इस बात की है कि जब कल मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण होगा तो उसमें निषाद पार्टी और अपना दल की भी हिस्सेदारी होगी। शाम को जब योगी आदित्यनाथ अपने 273 विधायकों की सूची लेकर राजभवन पहुंचेंगे तो इस बात की संभावना है कि मंत्रिपरिषद की सूची भी राज्यपाल को आज ही भेज दी जाएगी और रात में ही उन विधायकों को फोन कर दिया जाएगा राजभवन की ओर से, जिनको जैसे कि रविकांत भी हमें बता रहे थे कि आज 5 बजे के आसपास संभावना है कि जब यहां पर चुन लिया जाएगा तो उसके बाद औपचारिक तौर पर चिट्ठी लेकर योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे। अनुज हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। अनुज, लगातार विधायक जो हैं वो पहुंचते जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से आप पूरे शहर में घूम रहे हैं, पूरे शहर को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सजाया है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। योगी आदित्यनाथ को एक जो लार्जर देन लाइफ कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्शन है, बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐतिहासिक जीत है, पूरा किसी न किसी तरीके से एक स्थापित करने की पूरी तैयारी है कि इस वक्त बीजेपी के कद्दावर नेताओं में अंतिम जो प्रथम पंक्ति है वहां पर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए इस शपथ ग्रहण समारोह को एक भव्य आयोजन के तौर पर किया जा रहा है, उसकी कवायद की जा रही है। करीब 20,000 के आसपास कटआउट लगाए गए हैं पूरे लखनऊ शहर में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स हैं, गृह मंत्री अमित शाह के कटआउट है, राजनाथ सिंह के कटआउट है, जेपी नड्डा के कटआउट है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट है। साथ ही साथ तमाम जगहों पे पोस्टर और करीब 132 चौराहों को पूरी तरीके से सजाया गया है, पूरी तरीके से भगवामय किया गया है और तमाम जगह पर पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ गमले लगाए गए हैं। अगर एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम की बात किया जाए तो पूरा जो रास्ता है वो भव्य तरीके से सजाया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह को एक भव्य आयोजन करने की कवायद है बीजेपी का और इसी वजह से तमाम जगहों पे, जब से हम एयरपोर्ट से उतरे और एयरपोर्ट से जब पूरे रास्ते हम लखनऊ के घूमे, वहाँ पर हमें बीजेपी के झंडे मिले, पोस्टर्स मिले, कटआउट्स मिले। साथ ही साथ चौराहों पर बाकायदा एलईडी लगाए गए हैं ताकि कल शपथ ग्रहण सबका प्रसारण जो है। अनुज, वापस आ रहा हूं आपके पास। लगातार जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कैबिनेट में रहे भी हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह और बाकी नेताओं से भी हम लोगों ने बात की, ये कि किस तरीके का रूपरेखा कैबिनेट की होने वाली है, कोशिश करी समझने की भी उनसे। तो जरा आपको दिखाते हैं कि क्या बताया उन्होंने। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हिमांशु मेरे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, प्रचंड बहुमत दिया यूपी की जनता ने और आज विधायक दल की बैठक है, औपचारिक रूप से सरकार का गठन है, क्या प्राथमिकताएं हैं आप लोगों की? नहीं, देखिए, आज मैं शब्द औपचारिक तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा ये एक सुखद दिन है और 5 साल की एक कड़ी मेहनत रही है पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की और पूरी सरकार की, और जनता ने उसको स्वीकार किया है। तो ये मेहनत के बाद मिल रहा है और ये मेहनत के बाद जिनके नेतृत्व में हम लोग ने चुनाव लड़ा वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेहनत करिए, तो औपचारिकता शब्द नहीं अच्छा लगता। सर, 5 साल आप भी मंत्री रहे और दोबारा भी उम्मीद है कि आप लोगों को साथ कार्य कर रहे हैं। क्या गोल रहेगा जनता के लिए, क्योंकि विकास को एजेंडा बनाकर आप लोग सत्ता में दोबारा वापस आए? हम लोग का पहले भी एजेंडा था और आज भी वही एजेंडा है, विकास विकास विकास। नोएडा से विधायक पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बीजेपी ने भी रिकॉर्ड कायम किया और आप रिकॉर्ड मतों से नोएडा से जीते हैं। अब सरकार के गठन की बारी है,
क्या प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि सरकार से जनता को बहुत उम्मीदें हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया बीजेपी ने। देखिए, इस सरकार से क्योंकि 5 साल में लगातार बहुत बेहतरीन काम किया है योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार ने, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा भी है। लोगों की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार और अपराध पर चोट हो, वह समाप्त हो, बिल्कुल वो होना चाहिए, और उस पर भाजपा ने पहले भी काम किया है, आगे भी काम करेगी। लोगों को ये अपेक्षा है कि राष्ट्रवाद और सुशासन हो प्रदेश में। स्वाभाविक रूप से पहले भी हम लोगों ने किया था, आगे भी उसको करेंगे। तो मैं कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूं कि जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरीके से खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे टफ माना जा रहा था वेस्टर्न यूपी को, कहा जा रहा था किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन आप लोगों ने वेस्टर्न यूपी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप उसी इलाके से आते हैं और नोएडा के डेवलपमेंट में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे की क्या योजनाएं हैं विकास को लेकर, खासतौर पर क्योंकि नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है? देखिए, नोएडा आपने अच्छा सही ठीक कहा कि एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं वहाँ पर। और नोएडा से उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में बनती है। तो उस पर खैर काम भी हुआ है, एयरपोर्ट भी आने वाला है, तो उससे भी बहुत स्थिति में परिवर्तन और दिखेगा। इतना तय है कि जो पिछले 5 साल में हम लोगों ने एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है, एक सुरक्षित और भव्य और सुंदर नोएडा का, वह हमारे साथ है कन्नौज से जीतकर पहुंचे सर। चूंकि आप पूर्व आईपीएस अफसर हैं, गृह महकमे का अच्छा अनुभव है, तो आपको नहीं लगता कि पूर्व आईपीएस जैसे लोगों को अगर मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी मिलेगी तो वो अनुभव आपका इस्तेमाल हो सकेगा क्राइम को कंट्रोल करने में? मुझे लगता है कि हमारी पार्टी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पार्टी नहीं है, सामूहिक राष्ट्र निर्माण की महत्वाकांक्षाओं की पार्टी है। और मेरी ना तो कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ना मुझे विश्वास है मेरे किसी साथी की है, और हम लोग सब मिल करके जो जनादेश है उसका पालन करेंगे। कन्नौज चौकी समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि जो दबदबा बीजेपी का वहाँ हुआ है उसे बरकरार रखा जाए? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मेरी कोई भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, हमारा राष्ट्र खूब आगे बढ़े, हमारा प्रदेश खूब आगे। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं तस्वीरें दिखाने के लिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो कार्यक्रम है, जो ऑफिस है, उसके बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अमित शाह देश के गृह मंत्री और जो पर्यवेक्षक हैं वो पहुंच चुके हैं अंदर, और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर पूरे तरीके से जो बैठक है जो विधायक दल की, वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। मैं सीधे रविकांत के पास चलता हूँ। रविकांत अंदर है। रविकांत, अमित शाह पहुंच चुके हैं, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? क्या है इस वक्त हालात, जरा बताइए। गाड़ी से उतरने की जगह नहीं मिल भाई, इधर सामने हटो ना यार, हटो पहले सामने से। पर प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर का मैसेज है केंद्र सरकार की तरफ से आला कमान का, वो यहाँ पर विधायक दल की बैठक में कन्वे किया जाएगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का, ठीक है रविकांत, जो विधायक दल का नेता है उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, जो कि योगी जी अंकित। ठीक है रविकांत, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। आदर्श के पास सीधे चलते हैं। आदर्श, यहाँ पर अमित शाह पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, और बाकी विधायक भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जैसे कि मैं रविकांत से जानना चाह रहा था कि अब कितनी देर में औपचारिकता शुरू हो जाएगी और कितना समय लगेगा इस पूरे बैठक में? देखिए, अभी हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बैठक ऑलरेडी चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ठीक बगल में जो दूसरा बैठक का कक्ष है, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास और यूपी के प्रभावी जो मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों लोगों के साथ जो महत्वपूर्ण नेता हैं, यूपी के बड़े चेहरे हैं, उन तमाम लोगों की बैठक चल रही है। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से निकलकर चंद कदमों की दूरी पर लोक भवन है, जहाँ पर औपचारिक तौर पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। वो सभी बैठक होगी। माना जा रहा है कि कुछ पहले से रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, किन नामों पर मोहर लगी है, किन नामों को केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, उन नामों को आपस में जो बड़े चेहरे हैं उनके साथ साझा किया जाएगा और उस जानकारी के बाद ही विधायक दल की बैठक में जाना है और वहां पर फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर औपचारिक तौर पर विधायकों की सहमति लेकर मोहर लगा दी जाएगी। अभी जो बैठक चल रही है वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें जो अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप तय हुआ है, कौन से मंत्री होंगे, किनको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी, ठीक है, रविकांत, आपके आप का जो, ठीक है 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 रविकांत, आपके आप का जो
ये जो मंत्रिमंडल का स्वरूप तय हुआ है, इस पर कल औपचारिक तौर पर कम से कम मोहर और सहमति केंद्र जो पूरा लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी का, उसने लगा दिया है। ये समझने की कोशिश आपसे करना चाहता हूं कि जो जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं और जो बाकी मंत्री जो हारे हैं, उनके लिए जगह बनती दिखाई पड़ रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो मंत्री पहले की सरकार में रहे हैं और जिनके काम को केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ यूपी में मतलब कम से कम पसंद किया गया है, उसमें कोई कमी नहीं पाई गई है। माना जा रहा है कि उन मंत्रियों के नाम को रिपीट किया जा सकता है। जैसे उसमें केशव प्रसाद मौर्य पहले नंबर पर हैं, सुरेश खन्ना हैं, प्रतापगढ़ से मोती सिंह हैं। ये वो मंत्री हैं जिनके काम भी ठीक रहे हैं और अगर हम पूरे सरकार में, संगठन में देखें तो इनके चेहरा, इनका ओहदा जो है वो काफ़ी बड़ा रहा है। संगठन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे चेहरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसको लेकर तमाम बैठकें हुई हैं। कई लोगों का ये कयास है कि सुरेश खन्ना, मोती सिंह और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हारने के बावजूद इन लोगों को मंत्रिमंडल में यानी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। इसके साथ साथ जो अनुभवी लोग हैं उनके अलावा एक युवा चेहरों की टीम को भी मौका देने की बात की जा रही है, जिसमें कई तरीके के प्रोफेशनल्स भी शामिल होंगे। ठीक है रविकांत, क्योंकि आप लगातार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कवर भी करते हैं, तो क्या कोई सरप्राइजेस भी हैं इस बार मंत्रिमंडल में, और कितने लोग कल योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे? देखिए, कुछ नए चेहरे जरूर होंगे जो चौंका सकते हैं, लेकिन जहां तक सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं अंकित कि क्या जो हैवी वेट हाई प्रोफाइल नेता थे जो चुनाव हार गए, उनका क्या कुछ होने जा रहा है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनको रिपीट करने के मूड में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर विधान परिषद ना होते हुए भी उन पर दाव लगाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया, और एक विधायक को वहां पर अपनी सीट छोड़नी होगी जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। यहाँ पर एमएलसी भी बना सकती है भारतीय जनता पार्टी और उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है और केशव प्रसाद मौर्य की छवि रही है ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर। ऐसे में ओबीसी वर्ग में ये मैसेज ना जाए कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत गई, लेकिन हमारे समुदाय को, हमारे नेता को दरकिनार किया गया। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक उनको दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ऐसा पार्टी से जुड़े हुए सूत्र बताते हैं। मनीष, जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अपना दल हो और चाहे जो निषाद पार्टी है, उनको भी इस बार बड़ी उम्मीद है। डॉक्टर निषाद बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमें इस बार उम्मीद है कि हमारा ध्यान रखा जाएगा। कितने मंत्री इन दलों से भी बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस बार संख्या भी अच्छी खासी है। निषाद पार्टी को पहले हिस्सेदारी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार अपनी टिकट पर 6 विधायक चुनकर उनके विधानसभा पहुंचे और इसके अलावा कुछ विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। ऐसे ही अपना दल के साथ एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूं। दया शंकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हैवीवेट नेता। कल शाम को जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, एक मिनट रुक जाइए, कल शाम को जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी शाम को, उसके बाद से कुछ नया परिवर्तन हुआ क्या? मुस्कुराते हुए आप आ रहे हैं, मैसेज आया क्या कुछ? नहीं भाई, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, हम भी उत्साहित हैं। पूरे हमारे जो भी कार्यकर्ता हम लोग को चुनाव में जी जान से लगे थे, इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी कान्हा स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेडियम की क्षमता है, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग ये शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आज ही लखनऊ में पधार चुके हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही छोटा स्थान हो जाएगा। जिस तरह की संख्या, पूरे रास्ते में आपकी फोटो दिखाई पड़ रही है, सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए सभी नेताओं की। अभी सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संगठन में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में पहली बार अवसर मिल रहा है। तो जयशंकर जी, पहली बार अवसर मिल रहा है तो फोन चार्ज करे हुए ना, रात को फोन आ जाए कभी मंत्रिमंडल। अब ये तो यदि ऐसा होगा तो मैं समझूंगा कि हमारे बलिया के लिए सौभाग्य होगा कि मैं प्रतिनिधि बन के आऊंगा, तो बलिया के जो छूटे हुए काम है उसको कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दया शंकर सिंह से इस वक्त बात कर रहे थे। ये भी एक बड़े नेता हैं। चुनाव अगर देखें तो विधायक का चुनाव पहली बार जीते हैं।
इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी ज़रूर रही है। इनकी परिवार में इनकी पत्नी पहले मिनिस्टर रही, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, अब इस बार ये लड़े हैं चुनाव, जीते हैं। और बात बार बार, क्योंकि अभी सभी के मन में यही है। और अगर मैं आपको, मैं इसीलिए उनसे पूछा था कि रास्ते में जब मैं आ रहा था तो पूरे सड़क पर इन्हीं ने पोस्टर, सबके स्वागत, सब मंत्रियों के स्वागत में, अमित शाह हो या किसी के भी हो, सबके पोस्टर इन्होंने लगा रखे थे और नीचे हाथ जोड़े खड़े हैं। तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहा है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको एक मैसेज ज़रूर भेजा जाए कि देखिए हमें भी कहीं ना कहीं जगह दीजिए। मनीष, माफ़ी चाहूँगा उस समय आपको रोका क्योंकि दयाशंकर जी आ गए थे। तो हाँ, मैं समझना चाह रहा था आपसे कि जो सहयोगी दल हैं, कितने प्रबल दावेदार हैं वो, कितनी सीटें उन्हें भी मिल सकती हैं कोटे में? देखिए, इस बार विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी बड़ी है। निषाद पार्टी को पहले मौका नहीं मिला था, हालांकि अपना दल को मौका मिला था, लेकिन एक राज्य मंत्री उनके हिस्से में आया था। लेकिन इस बार निषाद पार्टी और अपना दल दावा कर रहे हैं कि कम से कम एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री वो उनका मंत्रिपरिषद में होना चाहिए। और लगभग जो जानकारी मिल पा रही है, बीजेपी आलाकमान इस पर सहमत भी है। तो ऐसे में अपना दल ने अपनी तरफ से नाम दे दिए हैं, निषाद पार्टी ने अपनी तरफ से नाम दे दिए हैं। पूरी संभावना इस बात की है कि अपना दल की तरफ से आशीष पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं, वो कैबिनेट में मंत्री होंगे। और निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो अभी एमएलसी हैं, विधान परिषद के सदस्य, वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक राज्य मंत्री का भी नाम दिया गया है, जिसकी तस्वीर भी देर शाम तक साफ हो जाएगी। ठीक है। तो इस बार दोनों सहयोगी दल चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को उनका साथ चाहिए तो बड़े, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये बड़े सारे उत्साही जो आए थे यहाँ पे कार्यकर्ता दयाशंकर सिंह के साथ, मैं जो आपको पोस्टर्स की बात बता रहा था ये आपको दिखाएंगे पंकज। अमित शाह दिखाई पड़ रहे होंगे, नीचे दयाशंकर दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए, सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उस तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाई जाए। लेकिन आदर्श, दयाशंकर सिंह का भी जो केस है बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और कहीं ना कहीं इनको भी दावेदार माना जा रहा है कि कैबिनेट में इनको भी जगह मिल सकती है। देखिए, विवादों की वजह से दयाशंकर सिंह की पत्नी को एक माइलेज मिला था, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, एक बड़ा मंत्रालय दिया गया था। और ये पूरा 5 साल जो रहा है वो विवाद दयाशंकर सिंह और उनकी पत्नी के बीच का रहा है। बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। कई बार ये माना जा रहा था कि सरोजनी नगर जो लखनऊ की हॉट सीट मानी जा रही थी, उस पर स्वाति सिंह के बजाय दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आज जो बैठक है उसके बाद कल जो भव्य समारोह होने वाला है, शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। कुछ और विधायक यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं, कुछ विधायकों के साथ काफ़ी सारे सुरक्षाकर्मी भी आपको यहाँ पर दौड़ते भागते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ विधायकों को ही अंदर जाने की अनुमति है। इस समय लोक भवन के सामने हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर थोड़ी देर में मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ, जैसे मैं आपको लगातार बार बार बता रहा हूँ कि उनके नाम की औपचारिक तौर पर मुहर लगने वाली है। आदर्श के पास एक बार फिर चलते हैं। आदर्श, मीटिंग खत्म हुई अभी वहाँ पर जो अमित शाह जी के साथ चल रही थी? नहीं अंकित, मैं बताऊं तो मीटिंग अभी भी चल रही है और चूंकि महत्वपूर्ण मीटिंग है, कौन कौन से नामों पर मुहर लगनी है, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा भी हो रही है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिन नामों का चयन पूरी तरीके से कर लिया गया है उनको आपस में कम से कम शेयर किया जा सके, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, रघुवर दास हों, या फिर जो मंत्रिमंडल या फिर संगठन के जो बड़े चेहरे हैं वो हों, उन सभी लोगों के साथ उन नामों पर चर्चा भी होगी औपचारिक तौर पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार जो है बैठकों का दौर चल रहा है। अगर मैं बीजेपी मुख्यालय के अंदर की बात करूं तो बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री के साथ साथ जो संगठन के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। सुनील बंसल जो हैं अब से थोड़ी ही देर पहले यहां से निकल कर कहीं और गए हैं, माना जा रहा है कि लोक भवन गए हैं। वो सुनील बंसल यहां पर संगठन मंत्री हैं, उनको यहाँ पर बैठक के बाद वो यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। और इसके साथ साथ माना यह भी जा रहा है कि जिन नामों की अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी की बात करें, अपना दल की बात करें, इन पार्टियों से कौन कौन से चेहरे होंगे, क्या मंत्रालय उनको दिया जाएगा, या फिर कितने मंत्रियों की, चाहे राज्य मंत्री की बात करें, कैबिनेट मंत्री की बात करें, वो चीज़ें फाइनलाइज भी हो रही हैं। और इसीलिए उन सभी चीज़ों पर मुहर लग रही है, उन सभी चीज़ों को तय किया जा रहा है। एक औपचारिकता है जो लोक भवन में बैठक होने वाली है, उसके बाद सीधा राजभवन जाकर वहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा विधायक दल का नेता चुनने के बाद। और उसके बाद कल का जो शपथ ग्रहण पहले से तय है उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। माना जा रहा है कि एक औपचारिकता महज और बची है, उसके बाद सारी चीज़ें कमोबेश साफ हो जाएंगी। अंकित।
आ रहा हूँ आपके पास वापस लौट के। मनीष, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी कमर कस ली है उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को भगवा रंगने के लिए, लेकिन क्या अखिलेश यादव जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आ सकते हैं, उनको भी न्योता जा रहा है क्या? देखिए, एक औपचारिकता होती है कि जब भी कोई नई सरकार शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित करती है तो सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जाता है। जो विपक्षी पार्टियां, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया जाता है। लेकिन इस बार जो न्योता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव दोनों को भेजा गया है, लेकिन अखिलेश यादव आज सवेरे अपने गृह जनपद इटावा चले गए और 2 दिनी दौरा है। मतलब कल के शपथ ग्रहण समारोह में वो हिस्सा नहीं लेंगे। आजमगढ़ जब पहुंचे थे तो इस बात को कहा भी था कि वो शायद इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा न बने, वो इस समारोह में शामिल न हो। लेकिन पूरी संभावना इस बात की है कि मुलायम सिंह यादव, जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया हैं, वो जरूर इस समारोह में शामिल होंगे। और 2017 में हमने देखा भी था, वो न केवल शामिल हुए थे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी के साथ मिले भी थे। उस वक्त अखिलेश यादव भी उनके साथ थे। देखिए, लगातार जो पूर्व मंत्री आ रहे हैं तो नारेबाजी भी लोक भवन में हो रही है। तो पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस समारोह का हिस्सा होंगे, लेकिन अखिलेश यादव इस समारोह में नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि 2 दिनी दौरे पर वो इटावा पहुंच गए हैं। तो अपने आप को राजनीतिक लिहाज से शपथ ग्रहण समारोह से एकदम दूर रखा है। एक परिपाटी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती रही है। मायावती के दौर से वो परिपाटी टूटी है। लेकिन क्योंकि मनीष, उन्होंने अभी ये बात का उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अब लोकसभा से, यानी कि अगले 5 साल यहीं पर रहने वाले हैं, यहीं मेहनत करने वाले हैं। तो क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे अखिलेश यादव, या फिर किसी और को बनाया जाएगा? देखिए कि जो समाजवादी पार्टी में मंथन हुआ है वो इसी बात पर हुआ है कि अखिलेश यादव को 2024 की लोकसभा तैयारी करनी है। जो उनके सलाहकार हैं, जो प्रोफेसर रामगोपाल हैं, उन्होंने यही सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को पहले मजबूत करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। ऐसे में यूपी की सियासत से खुद को दूर रखना पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर अखिलेश यादव विधानसभा में रहेंगे तो अपने विधायकों को जो सरकार की तमाम जो ऐसे मसले होते हैं जिन पर सरकार को घेरना हो, तो वो अच्छी तरीके से हो सकेगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अखिलेश यादव खुद नेता विरोधी दल की कमान संभालें और विधानसभा में जब सदन चलता है तो सरकार को घेरने की कोशिश करें, क्योंकि समस्याएं अभी भी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, किसानों से लेकर महिलाओं, नौजवानों की समस्याएं। ये तो बात रही अखिलेश यादव की। अभी बहुत समय उनके बारे में और भी बात करने के लिए। देखना होगा कि किस तरीके से इस बार वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। क्या चुनाव से 3 महीने पहले जिस बार एक्टिव दिखाई पड़े थे उससे ज्यादा एक्टिव पूरे समय के लिए दिखाई पड़ेंगे, ये उनके ऊपर है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर कम से कम आज और कल सबसे ज्यादा जो बातचीत है, वो चर्चा है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस तरीके से ये प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी की है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के हाथ इतने मजबूत हुए हैं कि अब उनका कम से कम एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ी छाप जो उनकी कैबिनेट है उस पर देखने को मिलेगा। क्या इसी वजह को लेकर इस वक्त जो मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में, जहां पर अमित शाह मौजूद हैं, जहां पर बाकी सीनियर नेता मौजूद हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद वहां पर बैठे हुए हैं यहाँ लोक भवन आने से पहले, तो कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही है कि जो आखिरी समय में जो बात हुई होगी सेंट्रल लीडरशिप के साथ और अभी योगी आदित्यनाथ के बीच में, कौन अंदर कौन बाहर, कौन कितने लोग कल शपथ लेंगे, क्या डेप्यूटी सीएम होंगे नहीं होंगे, इन सब चीज़ों को लेकर फाइनल, जिसे अगर कहें तो अंतिम जामा बहजाने की कोशिश की जा रही है। अनुज मिश्रा मेरे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुज, लगातार जो इस वक्त लोग गिन रहे हैं, मुझे लगता है अंदर बैठे हुए विधायक भी समय गिन रहे होंगे कि कैसे यहाँ पहुंचा जाए और शुरुआत औपचारिक तौर पे की जाए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ राजभवन भी जाएंगे। क्या कार्यक्रम है? क्या राजभवन से कोई जानकारी है कि औपचारिक समय मांगा गया है आज के लिए? देखिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनसे जो है ठीक है, दोबारा चलेंगे अनुज के पास। लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जहां पर भी हमारे सहयोगी इस वक्त खड़े हुए हैं, सबके पीछे आपको अगर सुनाई पड़ेगा तो जय श्री राम के नारे सुनाई पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लखनऊ को भगवा रंग में, भगवामय करने में लगी हुई है। एक बड़ा
एक बड़ा संदेश जरूर देना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 2024 के लिए। 2022 को अगर सेमीफाइनल माना जा रहा था, खैर हर चुनाव अपने साथ एक अपनी अलग पेचीदियाँ लाता है, लेकिन कम से कम एक मैसेज के तौर पे और कार्यकर्ताओं के मोराल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये पूरा जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे उत्तर प्रदेश और आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें ज़रूर बढ़ गई होंगी। थोड़ी देर पहले जैसे हमने आपको सुनवाया था, कुछ मंत्रियों से हमारी बात हुई थी, एक बार ज़रा फिर से आपको सुनवाते हैं। दयाशंकर सिंह से हमने बात करी, सिद्धार्थनाथ सिंह से बातचीत हुई, उनको क्या उम्मीदें हैं और कैसे देखते हैं आगे अगले 5 साल, दूसरा जो मौका मिला है योगी आदित्यनाथ को, उसमें किस तरीके से आगे देखते हैं 5 साल सरकार चलती हुई। सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री रहे हैं, इस बार भी उम्मीद है कि उनको रिपीट किया जाएगा। क्या कहते थे, सुनिए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हिमांशु मेरे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, प्रचंड बहुमत दिया यूपी की जनता ने और आज विधायक दल की बैठक है, औपचारिक रूप से सरकार का गठन है, क्या प्राथमिकताएं हैं आप लोगों की? नहीं, देखिए, आज मैं शब्द औपचारिक तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा ये एक सुखद दिन है और 5 साल की एक कड़ी मेहनत रही है पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की और पूरी सरकार की, और जनता ने उसको स्वीकार किया है। तो ये मेहनत के बाद मिल रहा है और ये मेहनत के बाद जिनके नेतृत्व में हम लोग ने चुनाव लड़ा वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेहनत करिए, तो औपचारिकता शब्द नहीं अच्छा लगता। सर, 5 साल आप भी मंत्री रहे और दोबारा भी उम्मीद है कि आप लोगों को साथ कार्य कर रहे हैं, क्या गोल रहेगा जनता के लिए, क्योंकि विकास को एजेंडा बनाकर आप लोग सत्ता में दोबारा वापस आए? हम लोग का पहले भी एजेंडा था और आज भी वही एजेंडा है, विकास विकास विकास। तो सिद्धार्थनाथ सिंह को आपने सुना। रवि किशन से भी बातचीत करी हमने आज। रवि किशन, भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरे हो गए हैं अब तो, और गोरखपुर में उन्होंने पूरी कमान संभाली हुई थी योगी आदित्यनाथ के चुनाव की, तो वो क्या कहते नजर आए, सुनिए जरा। नोएडा से विधायक पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बीजेपी ने भी रिकॉर्ड कायम किया और आप रिकॉर्ड मतों से नोएडा से जीते हैं। अब सरकार के गठन की बारी है, क्या प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि सरकार से जनता को बहुत उम्मीदें हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया बीजेपी ने? देखिए, इस सरकार से क्योंकि 5 साल में लगातार बहुत बेहतरीन काम किया है योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार ने, तो स्वाभाविक रूप से लोगों की अपेक्षा भी है। लोगों की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार और अपराध पर चोट हो, वह समाप्त हो, बिल्कुल वो होना चाहिए, और इस पर भाजपा ने पहले भी काम किया है, आगे भी काम करेगी। लोगों को ये अपेक्षा है कि राष्ट्रवाद और सुशासन हो प्रदेश में, स्वाभाविक रूप से पहले भी हम लोगों ने किया था, आगे भी उसको करेंगे। तो मैं कुल मिला के मैं इतना कह सकता हूं कि जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरीके से खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। सबसे टफ माना जा रहा था वेस्टर्न यूपी को, कहा जा रहा था किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन आप लोगों ने वेस्टर्न यूपी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप उसी इलाके से आते हैं और नोएडा के डेवलपमेंट में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे की क्या योजनाएं हैं विकास को लेकर, खासतौर पर क्योंकि नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है? देखिए, नोएडा आपने अच्छा सही ठीक कहा कि एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं वहाँ, और नोएडा से उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में ही नहीं विश्व भर में बनती है। तो उस पर खैर काम भी हुआ है, एयरपोर्ट भी आने वाला है, तो उससे भी बहुत स्थिति में परिवर्तन और दिखेगा। इतना तय है कि जो पिछले 5 साल में हम लोगों ने एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एक गोरखपुर से सांसद है और गोरखपुर के विधायक और गोरखनाथ पीठ के मठ महाराज जी कल फिर से एक बार मुख्यमंत्री। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत मेहनत जो किया उसका फल मिला। जहाँ जहाँ गए ऑलमोस्ट सारी सीटों पे जीत हुई, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से समस्त मेरे चाहने वालों को, और मेरे भोजपुरिया समाज को, मेरे फैंस को और गोरखपुर को, जिन्होंने मुझे सांसद बनाया, कि उन्होंने मेरे शब्दों का, मेरी मेहनत का फल दिया और वो सारी सीटों को जितवाया। मोदी जी, योगी जी पर पूरा विश्वास जतवाया। मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कार्यों को बताया और लोगों ने वोट झाड़ के दिया आज, और आज हम लोग ऐतिहासिक जीत के साथ कल बहुमत की सरकार के साथ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। चलिए, तो वापस अपने सहयोगी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हालात हैं, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। आदर्श से शुरू करेंगे। आदर्श, मीटिंग अभी भी जारी है, लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी नाम पे पेच फंसा हुआ है।
देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो तकरीबन 40 मिनट के आसपास हो गया है इस मीटिंग को, इस बैठक को, और यही बैठक जो है वो लोक भवन में होने वाली थी। यानी लोक भवन में विधायक दल का नेता चुनने की औपचारिक बैठक होने वाली थी, और ये बीजेपी मुख्यालय में सीधे पूरा काफिला आता है। और यहाँ पर वो जो कोर कमेटी अगर हम कहें, जिसमें गृहमंत्री और जो पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं रघुवर दास, और जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के साथ संगठन के लोग हैं, उन पर उनकी जो है बैठक चल रही है। निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही चर्चा हो रही है, चाहे वो मंत्रिमंडल में किन नामों को रखना या हटाना है उसकी बात हो, या फिर जो मंत्री चुनाव हारे हैं, बड़े पोर्टफोलियो के हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो, और या फिर जिन डेप्यूटी सीएम के नामों पर चर्चा हो रही है, जिन डेप्यूटी सीएम चेहरों पर चर्चा हो रही है, उसको फाइनलाइज करने की बात हो। इन तमाम चीज़ों पर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि इन्हीं चीज़ों पर पेच फंस सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राय कुछ और हो सकती है, केंद्रीय नेतृत्व की राय इस मसले पर कम से कम कुछ और हो सकती है। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जो मंत्री चुनाव हारे हैं, उसमें चाहे हम डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य की बात करें, सुरेश खन्ना की बात करें, मोती सिंह की बात करें, या इनके जैसे और तमाम जो दूसरे मंत्री हैं उनकी बात करें, इन मंत्रियों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या इनमें से किसी हारे मंत्रियों में से किसी को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? और अगर शामिल किया जा रहा है तो फिर बाकी मंत्रियों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उन्हें छोड़ा जा रहा है? उसका मोटिव क्या है? किस आधार पर ये तमाम चीजें तय हो रही हैं? इन चीजों को लेकर भी एक चर्चा, एक विचार विमर्श चल रहा है, जिसमें सबकी अलग अलग राय है। जितनी भी परेशानियां हैं उनको पूरा स्मूथ कर लिया जाए, उनके ऊपर पूरी इस्त्री कर दी जाए। मैं सीधे रविकांत के पास ले चलता हूं आपको, लोक भवन में मौजूद है रविकांत। अंदर क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए अंकित, एक बार अंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए दिखा देते हैं। अंदर हो क्या रहा है? दरअसल हर कोई यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठक चल रही है, वो बैठक जैसे ही खत्म होगी, यहाँ पर विधायक पहले से पहुँच चुके हैं, और वो जो सेंट्रल ऑब्जर्वर और बड़े लीडर्स जो बीजेपी मुख्यालय में हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल अंकित, जो बैठक चल रही है बीजेपी मुख्यालय में, वो यूपी चुनाव को लेकर जो कोर ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक साथ बैठा हुआ है, जिसने पूरे चुनाव को देखा है, चुनाव को लड़वाया है, और किसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, किसको कौन सा पद मिल सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लास्ट मोमेंट पर भी चर्चा होती है। एंड मौके पर कोई बड़ी सिफारिश भी आ जाती है किसी बड़े नेता को प्रमोट करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों पर वो बैठक चल रही है। वो बैठक जैसे ही खत्म होगी, मैं यहाँ लोक भवन के अंदर हूँ, यहीं पर विधायक दल की बैठक होने जा रही है। सारे विधायक अंदर आ चुके हैं, सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि जो केंद्र की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो यहाँ पर आएंगे, और आधिकारिक तौर पर विधायक दल की बैठक के अंदर जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके नाम का ऐलान किया जाए। हो सकता है कि उसके बाद आधिकारिक तौर पर यहाँ पर मीडिया बाइट्स भी हों, और उसके बाद राजभवन में जो समय निर्धारित किया गया होगा, वहाँ पर जाकर विधायक दल के नेता का नाम और जो लेटर है वो हैंडओवर किया जाता है। बिल्कुल, तो आज जो हो उसका इंतजार चल रहा है। सब लोग 4 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, और अमित शाह और बाकी नेता पहुँचकर यहाँ पर जो औपचारिक तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगनी है, उसका पूरा कार्यक्रम कब समाप्त होगा। लेकिन सबकी नजर अब कल पे टिकी हुई है। कल किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, एक बड़ा उत्सव के तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह को प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे सहयोगी मनीष यादव ने तैयारियों का जायजा लिया, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह बहुत भव्य और आकर्षक होने वाला है, और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। मैं इस वक्त लोहिया पथ पर मौजूद हूँ। आप सामने चौराहा आपको नजर आएगा, वो भगवा रंग के कर्टन में सजाया गया है। अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इनके कटआउट भी आपको नजर आएंगे। साथ में राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के लगभग 20,000 से ज़्यादा कटआउट और फ्लैक्स पूरे शहर भर में लगाए गए हैं। शहर भर के 130 चौक चौराहों पर भगवा कलर का कर्टन लगाया गया है। कई जगह फूल लगाए गए हैं, पेंटिंग की गई है। तो केवल इकाना स्टेडियम नहीं जहां पर शपथ ग्रहण होगा, बल्कि पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहां देखेंगे आपको, जहां तक नजर जाएगी आपको, वहां पर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे। विजय की मुद्रा में हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। तो दूसरा सफर नया उत्तर प्रदेश बनाने को, उसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि 25 मार्च को दोबारा योगी आदित्यनाथ अपना कार्यभार संभाल लेंगे। शपथ ग्रहण होगी तो एयरपोर्ट से लेकर
फैजाबाद रोड तक, पूरे जहाँ जिस चौक चौराहे पर जाएंगे आपको इसी तरह की सजावट नजर आएगी, कटआउट नजर आएंगे। तो पूरा समारोह को भव्य रूप देने की तैयारी योगी सरकार ने की है, प्रशासन ने की है, और वही यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप साहू के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। ये आपको तैयारियों का थोड़ा सा दिखा रहे थे कि किस तरीके से तैयारियां कल की हो रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में अगर आप घूमेंगे तो सिर्फ एक आपको दो ही चीज़ दिखाई पड़ेंगी, या तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे या उनके नेताओं के पोस्टर कल की तैयारी के लिए। कुछ देर पहले दयाशंकर सिंह से मैं दिखाता हूं, पहले अगर कुछ लोगों को पता ना हो दयाशंकर सिंह कौन है, वो जो आप पोस्टर देख रहे हैं सामने, उसमें अमित शाह जी दिखाई पड़ रहे होंगे और उनके नीचे जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो दयाशंकर सिंह है। पहली बार विधायक जरूर बने हैं, लेकिन काफ़ी जिसको कहें कंट्रोवर्शियल विधायक रहे हैं, मतलब विवादों से जुड़े हुए विधायक रहे हैं। इनकी पत्नी, इससे पहले स्वाति सिंह, उनके साथ जो इनका विवाद है वो भी चर्चा में रहा। मंत्री भी थी, उनका टिकट कटा। दयाशंकर सिंह चुनाव इस बार जीत के विधायक पहली बार जरूर बने हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन से पुराने जुड़े रहे हैं। उनसे मैंने बात करी क्योंकि उनको भी बड़ी उम्मीद है, आज तो है कि फ़ोन ज़रूर आएगा। दयाशंकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हैवीवेट नेता। कल शाम को जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, एक मिनट रुक जाइए, कल शाम को जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी शाम को, उसके बाद से कुछ नया परिवर्तन हुआ क्या? मुस्कुराते हुए आप आ रहे हैं, मैसेज आया क्या कुछ? नहीं भाई, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, हम भी उत्साहित हैं। पूरे हमारे जो भी कार्यकर्ता हम लोग को चुनाव में जी जान से लगे थे, इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी कान्हा स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेडियम की क्षमता है, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग ये शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आज ही लखनऊ में पधार चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही छोटा स्थान हो जाएगा, जिस तरह की संख्या। पूरे रास्ते में आपकी फोटो दिखाई पड़ रही है, सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए सभी नेताओं की। अभी सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संगठन में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में पहली बार अवसर मिल रहा है। तो जयशंकर जी, पहली बार अवसर मिल रहा है तो फोन चार्ज करे हुए ना, रात को फोन आ जाए कभी मंत्रिमंडल। अब ये तो यदि ऐसा होगा तो मैं समझूंगा कि हमारे बलिया के लिए सौभाग्य होगा कि मैं प्रतिनिधि बन के आऊंगा, तो बलिया के जो छूटे हुए काम है उसको कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब कुछ नवनिर्वाचित विधायकों से जो अभी अंदर पहुंचे हैं, उनसे मेरे सहयोगी मनीष ने भी बात की, आपको पहले वो भी सुनवा देते हैं। विधायक जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। मुख्यमंत्री का जिला है जी, आज विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया जाएगा। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी जी बहुत आवश्यक है। अच्छा, डिप्टी सीएम कौन होने वाले हैं? क्योंकि 2017 में हमने देखा था उनके नाम का भी ऐलान हो गया था। मंत्री पद पर भी मंथन चल रहा है, वो सूची भी लगभग तैयार है। तो आप चूंकि गोरखपुर से आते हैं, तो इस बार मंत्रिपरिषद में मानेंगे, आपका भी दावा रहेगा, आपकी भी हिस्सेदारी? देखिए, ये तो हमारे नेतृत्व के ऊपर है जिम्मेदारी, वो क्या जिम्मेदारी देंगे उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। हमारी जनता जो क्षेत्र की है उम्मीद लगाए है, और निश्चित रूप से पार्टी का जो सिद्धांत है, सीनियरिटी के हिसाब से जो सम्मान मिलना चाहिए वो पार्टी सम्मान देगी। मतलब महत्वाकांक्षा है कि मौका मिलना चाहिए, जनता की सेवा करने का अच्छा अवसर मिल जाता है। देखिए, 7वीं बार मेरा टर्म है ये, और उस पूर्वी उत्तर प्रदेश से सदस्यों में मैं सीनियर मोस्ट हूँ, और निश्चित रूप से पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा तो जो भी दायित्व मिलेगा काम करेंगे। मधुबन से चुनकर आए हैं मऊ के रामविलास चौहान जी हैं। इस बार मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी होनी चाहिए कि नहीं मऊ की? ये तो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं जानता। लेकिन आपकी आलाकमान से मांग रहेगी कि नहीं, मऊ का विकास अगर आपको करवाना है तो कम से कम एक विधायक को मौका मिले? नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं। तो होना चाहिए कि नहीं है, बताइए। नहीं होना चाहिए, ये तो पार्टी का विषय है ना, मेरे कहने से ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, तो कुछ विधायकों से बात कर रहे थे मनीष, और सबके मन में उत्साह जरूर है, उम्मीद जरूर है कि कहीं ना कहीं नंबर लग ही जाए। पर रविकांत, एक बार जरा आपके पास आना चाहूँगा, क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन पे भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि मीटिंग बड़ी लंबी चल रही है वहाँ पे? देखिए अंकित, कुछ नाम ऐसे होंगे जिन पर अभी भी पेंच फंसा होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की फ़िलहाल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि किन नामों पर वो पेंच फंसा हुआ है। लेकिन इतना तय है कि जितने भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उन पर 3 दौर की चर्चा हो चुकी है। ये बीजेपी का कोर ग्रुप जो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में बैठा हुआ है, जिन्होंने पूरे चुनाव को देखा, और सेंटर की तरफ से खासतौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो मैसेज है वो कोर ग्रुप को कन्वे किया जाएगा, और उसके
उसके बाद विधायक दल की बैठक में यहाँ पर नेता का चयन होगा। हो सकता है कि कुछ नाम ऐसे हों जिन पर दो बड़े नेताओं में मतभेद हों। ऐसे में जो केंद्र के बड़े नेता हैं वो उन समस्याओं को किस तरीके से सुलझाते हैं, आखिरकार किसके नाम पर सहमति बनती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हो सकता है कि देर हो रही हो। लेकिन जैसे ही वहाँ अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, कल 70,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, कम से कम ऐसा वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कौतूहल जो है वो विधायकों के अंदर है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, वैसे ही एक ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। अमित शाह कोर कमेटी की बैठक जो है वो अंदर चल रही है, लेकिन यहाँ तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद है। इनके अंदर भी कुछ चल रहा है, इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके का मंत्रिमंडल, किस तरीके का कैबिनेट देखना चाहते हैं। आप लोग किस तरीके का कैबिनेट देखना चाहते हैं, क्योंकि शुरू से एक कार्यकर्ता जो होता है वो शुरू से लगा रहता है। ऐसे में आप लोगों को क्या उम्मीद है? देखिए, मंत्रिमंडल जो भी बनाया जाए, योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री साबित हुए। हर मंत्री पर उनकी राय और उनका मशविरा बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। और दूसरी बात, जो मंत्री बने वे ईमानदार, उसका जो बैकग्राउंड है वो जरूर पता किया जाए कि ये विधायक बन के आया है, दल बदलू है, ये दारा सिंह चौहान जैसा तो नहीं है कि भाग जाएगा, ये धर्म सिंह सैनी जैसा तो नहीं है जो भाग जाएगा। सीएम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो। डिप्टी सीएम की बात मैं बोल चुका हूं, माननीय स्वतंत्र देव सिंह। मतलब कि अनुज, अभी जो टीस है कुछ नेताओं की जाने की, चाहे वो हार जरूर गए हो, पर कार्यकर्ताओं के दिल से निकली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।